Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim, and today's class, this is the fourth class, I think, third or fourth class, third class of the World War One, right? ये आज तीसरा या चौथा क्लास है वर्ल्ड वॉर वन का, ठीक है। तो आज हम वर्ल्ड वॉर वन की आउटब्रेक के बारे में बात करते हैं, सीए। और जो इमीडिएट कास्ट था वो तो कल हमने क्लास में डिस्कस किया था, परसों। क्या था इमीडिएट कास्ट के? जो आर्क फ्रांस फर्डिनेंड था वो एप्पल क्वे पर कहाँ पर, बूसनिया में टाउन हॉल को जा रहा था। तो वहाँ पर ब्लैक हैंड के जितने भी मेंबर्स थे, असैसिन्स थे, ठीक है, वो वहाँ पर छुपे थे, ठीक है। और एक बार सबसे पहले किसने हमला किया था? नदील केब्रिवोनिक, सही। सो ये जो नदील जेको केब्रिवोनिक है, उसने पहले बम फेंका था, बाद में गवेरियो प्रैंकअप ने जो है उसको शॉट किया था, ठीक है। सो इट वाज यस्टरडे क्लास। ये जो वर्ल्ड वॉर वन थी, इसको हम ग्लोबल वॉर क्यों कहते हैं, इसको हम वर्ल्ड वॉर वन क्यों कहते हैं? इसकी जो सेंटर था वो यूरोप था, लेकिन विद इन 2 or 3 months, 2-3 महीने के अंदर अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो भी इस वार में के लपेट में आ गए थे, ठीक है। हालांकि ये यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का क्या मतलब है कि इसकी जो वर्ल्ड वॉर वन है उसकी आगाज यूरोप से हो गई थी। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। एक दूसरा अहम चीज मैंने आपको को पिछली क्लास में भी बताया था कि जो बाल्टिक स्टेट है उनको हम क्या कहते हैं? पाउडर किग। ये जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे थे कि जो पाउडर किग है कि अगर जंग शुरू होती है तो कहां से शुरू होगी? ये बाल्टिक स्टेट से शुरू होगी, बाल्कान जो स्टेट से, ठीक है। सो इससे पहले ये जो वो आउटब्रेक था, हमने बहुत से इसकी पस मंजर बयान की थी, काजेस बयान की कि नेशनलिज्म जो अप्रोच था वो था। याद रखें कि ऐसा क्रेज और जुनून था यूरोप की ममालिक के रेजिडेंट्स और इनके इनहेबिटेंट्स के दरमियान। ये जो फ्रांस वाले थे वो कहते थे कि वार के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। जर्मन वाले कहते थे कि भाई अगर ग्लोरी चाहते हो आप दुनिया में, अगर तरक्की करना चाहते हो तो आपको पहले जंग जाना चाहिए। ये थी जुनून था उस वक्त, क्योंकि रिसोर्सेज तो बाहर से आ रहे थे। उन्होंने तो कॉलोनाइज किए थे बहुत से इलाके। तो ये जब इंसान की जो मतलब जितने उनको मतलब ज्यादातर फैसिलिटीज आते हैं, ज्यादातर रिसोर्सेज वो लेते हैं, फिर उनकी जो अंदरूनी नेचुरल पोटेंशियल है या जो अंदरूनी या गुडनेस है या ईवल है वो बाहर आ जाती है। तो लिहाजा यहां पर इतने नेचुरलिस्टिक ये जो नेशनलिस्टिक अप्रोच था यूरोप में, ये इतना पीक पर था कि फ्रांस वाले कह रहे थे कि वी आर द बेस्ट इन एनी अदर नेशन। जर्मन वाले कहते वी आर द बेस्ट, एंड वार इज नथिंग, वार इज इजी, वार इज ग्लोरी। वो कहते कि भाई अगर शान व शौकत है वो किस चीज में? वार में। अगर अमन है वो भी वार में है। अमन और तरक्की बगैर जंग की नहीं हो सकती। इतने वो क्रेज और जुनून था उनका, ठीक है। याद रखे जंग से पहले सबसे ज्यादा कम आर्मी ब्रिटेन की थी, और जंग के शुरू से यानी जंग से पहले सबसे ज्यादा आर्मी जर्मनी की थी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये 2 पॉइंट याद रखिए, बाद में भी हम कर आ रहे हैं। सी सो हियर, लुक एट हियर प्लीज। इसको इसलिए हम वर्ल्ड वॉर वन कहते हैं क्योंकि बहुत 2-3 महीनों के अंदर जितने भी कॉलोनीज थे, क्योंकि ये तो इस जंग में इंपेरियल स्टेट इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो जितने भी उनकी कॉलोनीज थी वो भी इन्वॉल्व हो गई वार में, आपस में इन्वॉल्व। मसलन एक साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें ईस्ट अफ्रीका में ब्रिटेन का कॉलोनी है, वेस्ट अफ्रीका में फ्रांस की कॉलोनी है। तो यहां पर जो जर्मनी की कॉलोनी थी वो भी आपस में वहां पर क्या कर रहे थे? लड़ने शुरू हो गए। वहां पर उनकी जो बाशिंदे थे, वहां पर जो उनकी सोल्जर्स थे वो भी आपस में लड़ने। लिहाजा बहुत सी जल सारी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साथ में
साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है और एशिया का हत्ता के कॉन्टिनेंट, वहां पर भी जंग शुरू हो गई। सी नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, ये जंग दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान था। एक है सेंट्रल पावर, दूसरे को हम कहते हैं एलाइड पावर्स। ठीक है, सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गारिया मतलब सेंट्रल पावर में थी। दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये था उस वक्त किस चीज में, एलाइड पावर में। याद रखिए जो यूनाइटेड स्टेट है ये जंग के आखिरी साल में 7 अप्रैल या 2 अप्रैल को, जंग के आखिरी साल 1917 में अमेरिका शामिल हो गई इस वर्ल्ड वॉर 1 में। इससे पहले अमेरिका सप्लाई दे रहा था। अमेरिका ने क्यों तरक्की की थी, सबसे ज्यादा तरक्की वर्ल्ड वॉर 1 में की थी। कर्जे भी दे रहा था, सप्लाई भी दे रहा था। किसको सप्लाई भी दे रहा था, एलाइड पावर को। एक दो रीजन थे कि अमेरिका इस वॉर में शामिल हो गई थी। वुडरो विल्सन उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। एक तरफ है सेंट्रल पावर जिसको आप JAOB भी कह सकते हैं। JAOB मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गारिया। इसमें इसके साथ इटली भी था। बाद में जब जंग शुरू हो गई तो ये उनकी तरफ मतलब हो गया इटली। सही है। सो हियर यहां पर थे रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और USA। ठीक है। सो हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे पहले जंग किस तरह शुरू होगी वो तो बाद में करेंगे। थोड़ा मैप को आते हैं। यहां पर देख ले, ये है आपका एशिया माइनर, तुर्की। सही है, तुर्की जो है यहां पर है। यहां पर तुर्की कनेक्ट हो गई है किससे, बल्गारिया के साथ। और तुर्की और साथ में जो इलाके है एशिया के, वहां पर किसकी सल्तनत थी, ऑटोमन एम्पायर था। उसको याद रखिए, बाद में फिर ऑटोमन एम्पायर में और करेंगे। यहां पर तो हम सिर्फ वो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। सी इसके बाद है आपका बल्गारिया। ठीक है, तो यहां पर देख ले बल्गारिया किसकी तरफ थी, सेंट्रल पावर की तरफ। सी है, तो यहां पर मैं छोटा लिखता हूं CP ताकि आपको याद हो। ठीक है, सर्बिया किसकी तरफ थी, याद है आपको, एलाइड के साथ है ना। ये सर्बिया से तो जंग शुरू हो गई थी ना। ठीक है, तो ये मैं यहां पर लिखता हूं AP, एलाइड पावर। इसको याद कर ले भी, इसको मैप में करते हैं। इसके बाद ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया। रोमानिया भी थी किसके साथ, AP के साथ, सॉरी AP एलाइड पावर के साथ। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी, आपको पता है सबसे बड़ी मुल्क है, यहां पर देख ले इसके साथ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये आपका कौन सा पावर में है, CP में, सेंट्रल पावर में है। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रीस, क्या हो गया, सॉरी ये आपका हो गया इटली। ये क्या है, इटली। ये जो छोटा है यहां पर, ये है आपका ग्रीस। ठीक है, सो जर्मनी किस में है, CP में है, सेंट्रल पावर है। ठीक है, रशिया AP एलाइड पावर में है। ठीक है, यहां पर नीदरलैंड और बेल्जियम, ये दोनों हैं NS, याद रखें NS का क्या मतलब है, न्यूट्रल स्टेट्स, के भाई जंग मंग नहीं करना है हमें। ये हो गया आपका न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट जर्मनी को जबरदस्ती जंग में हाजिरी उसने की, क्योंकि ये जो जर्मनी था, अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, जर्मनी ने उसे जंग में घसीट दिया। हालांकि न्यूट्रल स्टेट था। स्विट्जरलैंड जो आपका छोटा मुल्क है, इटली, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान छोटा सा मुल्क है, वो है आपका स्विट्जरलैंड। ये आपका हो गया NS, न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि भाई हमें किसकी साइड भी नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, ये जो यहां पर एक छोटा मुल्क है जिसको हम कहते हैं लग्जमबर्ग, ये जो लग्जमबर्ग है ये भी आपका NS है, न्यूट्रल स्टेट था उस वक्त। डू यू अंडरस्टैंड गाइस।
ओके, सो यहां पर और फ्रांस जो है वो किसकी साइड पर है, एलाइड पावर, और यूके यूके एलाइड पावर। तो इस नक्शे को थोड़ा याद कर ले। तो ये आपका हो गया यहां पर टर्की, टर्की किसके साइड पर है, याद रखिए सेंट्रल पावर के साइड पर, सही है, सीपी। टर्की ये हो गया, बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो। ओके, यहां पर एक चीज याद रखें कि इन अलाइड पावर के साथ 29 और छोटे छोटे कंट्रीज थे, 29 छोटे छोटे कंट्रीज। ये 29 छोटे छोटे कंट्रीज कौन से कंट्रीज थे, ये थे उनकी कॉलोनीज, या वो कॉलोनीज जो वहां पर उनकी पॉलिटिकल मतलब एम्पेरियलिज्म था, या उनका इकोनॉमिकल एम्पेरियलिस्ट थे ये ममालिक से ये। तो लिहाजा 23 छोटे छोटे कॉलोनीज और छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो एलाइड 29 एलाइड पावर के साथ शामिल थे, ठीक है। सो यहां पर ये यूरोप का नक्शा, ये है आपका स्पेन, ये है आपका पुर्तगाल, दे वर एनएस न्यूट्रल, सी है। सो यहां पर देख लें, ओके, ये रशिया हो गया, ये जर्मनी, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड, ठीक है, और ये हो गया फ्रांस। नाउ कमिंग टू द वॉर, यहां पर देख ले ब्रिटेन। जब ब्रिटेन, याद रखिए, जब ब्रिटेन जंग में कूद पड़ा तो उनकी अपनी कॉलोनीज भी जंग में कूद पड़े। उनकी कॉलोनीज कौन से थे, सी का मतलब है कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, यानी सब कॉन्टिनेंट जो हमारा था, ठीक है। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, इसको याद कर ले, ये इनके बड़े बड़े कॉलोनीज थे, और छोटे छोटे और भी थे, लेकिन ये बड़े मेन कॉलोनीज थे, ठीक है। फ्रांस का कॉलोनी अल्जीरिया, एक का मतलब है अल्जीरिया, टूनिशिया, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। मोरक्को, एम का क्या मतलब है, मोरक्को, और मैडागास्कर, ये जो है ये आपके कॉलोनीज थे, किसके, फ्रांस के। ये फ्रांस के कॉलोनियल्स, मेन कॉलोनियल्स थे, और भी थे छोटे छोटे, लेकिन उसे पर जरूरत नहीं उसकी। जर्मनी का ईस्ट अफ्रीका, कैमरून, वेस्ट अफ्रीका में भी कुछ टेरिटरीज किसकी कॉलोनी पर थे, जर्मन की कॉलोनी। तो यहां पर जब जंग चढ़ गई तो वहां पर उनके दरमियान में, वहां पर जो इनके फोर्सेस थे उनकी कॉलोनीज में, वो भी आपस में लड़ पड़े। तो लिहाजा इसलिए वो जल्दी क्या हो गया, एक ग्लोबल मतलब वॉर बन गया, एक जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, सही। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी हियर टू डिस्क्राइब इन द मैप, ठीक है। तो ये मैप हमने क्यों बनाया है, नाउ लुक एट, वी विल डिस्कस इट। वी आर स्टार्टिंग द वॉर किस तरह शुरू हो गया, जब आर्क ड्यू फ्रेंच फर्डिनेंड को कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया, क्या, द ब्लैक हैंड सोसाइटी, उसका जो मतलब असाइसन था गवेरलियो प्रिंकअप, ठीक है। उसने उनकी वाइफ को और उनको कत्ल किया, सूफिया और आर्क ड्यू फ्रेंच फर्डिनेंड। तो जो सर्बिया थी, याद रखे, जो सर्बिया थी वो उसको ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था आर्कड्यू, उस पर ब्लेम आया कि भाई आप इस बोस्नियन को, नेशनलिस्ट को आप क्या कह रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, सही। वहां पर तो हमने किया था। जब भी उनकी कत्ल हो गई तो एएच ऑस्ट्रिया ने क्या इशू की, अल्टीमेटम टू सर्बिया को कह दिया कि हमारे जो फोर्सेस है वो मुदाखिलत करेंगे और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसकी, ये आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की। तो ये जो सर्बिया थी उसने फोन उठा दिया, ठीक है, और किसको कॉल की, रशिया को, क्योंकि वो तो रशिया के लिए ऑलरेडी क्या था, एलाइड पावर में था, ठीक है। सो रिमेंबर हियर, ओके, इसके साथ यहां पर क्या थी, सर्बिया, ठीक है। सो तो उन्होंने कहा कि भाई जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी से ना डरे और मैं मौजूद हूं और मैं आपको ट्रूप्स दूंगा। तो जल्दी जल्दी वहां से उन्होंने ट्रूप्स शुरू किए, भेज दिए, किसको भेज दिए, सर्बिया को, ताकि सर्बिया को डिफेंड करे,
तो सर्बिया भी कहते हैं, सर्बिया ने रिफ्यूज की, किसकी, ये जो उसकी अल्टीमेटम था वो रिफ्यूज की किसने, सर्बिया ने, ठीक है, क्योंकि रशिया उसके बैक पर खड़ी थी, सही है। नाउ Serbia refuses. AH declares war on Serbia on 28 July 1914. सबसे पहले जंग कौन शुरू करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी हमला करता है किस पर, सर्बिया पर। यहां पर शुरू होती है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि जब आप अलायंसेस करते हैं और आपका जो एलाइड पावर है, जो आपका एलाइड स्टेट है, अगर वो डूबता है तो आप भी उसके पीछे डूबेगा, क्योंकि ये तो अलायंस है, ठीक है। अगर इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट के, भाई ये जो चुपके से ट्रीटीज उन्होंने किए थे अलायंसेस, ट्रिपल एंटॉन्टी, सही है, जो ट्रिपल एंटॉन्ट था वो बहुत से मतलब जो ब्रदरहुड की उनकी अपनी ट्रीटीज थी, वो तो हमने डिस्कस किए थे किस किस के दरमियान हुई थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। डोमिनो इफेक्ट का वहां पर उस वक्त जंग शुरू होने से पहले यूरोप में एक पोस्टर छापा गया था। उस पोस्टर में क्या था, यहां पर मैं आपको थोड़ा ड्रा करता हूं। ये है एक छोटा बच्चा, ठीक है, फिर ये है रशिया, ठीक है, इससे बड़ा है, फिर है इससे बड़ा फ्रांस, फिर है इससे बड़ा इंग्लैंड, फिर है इससे बड़ा जर्मनी, ठीक है। तो ये जो सर्बिया है, ठीक है, ये इसके बाद सर्बिया के बाद यहां पर क्या आता है, AH आता है, सही। तो ये है सर्बिया। सर्बिया को हाथ में एक बैट दिया हुआ था, वो बेसबॉल का नहीं है, पोस्टर में ये उसको मार रहा था, ये उसको मार रहा था, ये इसको मार रहा था, ये इसको मार रहा था, ये इसको मार रहा था। इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। सो क्या हो गई कि यहां पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसने वार डिक्लेयर की किस पर, सर्बिया पर, जुलाई 28 1914 में। याद रखिए जंग शुरू हो गई थी 28 जुलाई 1940 और खत्म हो गई 11 नवंबर 1918 को, सही है। सो जब सर्बिया ने रिफ्यूज की तो AH डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। तो सर्बिया की एलाइड में कौन सा, रशिया था, तो रशिया मोबिलाइजेस ट्रूप्स टू डिफेंड सर्बिया, ठीक है। अभी जो AH था, AH के पीछे कौन था, जर्मनी था ना, तो जर्मनी जो है, जर्मन डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया, डिडंट से। फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया, फ्रांस डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी बिकॉज ऑफ द, ये क्यों होते हैं, याद रखिए, जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया क्योंकि जर्मन किसका एलाइड था, AH का। फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी क्यों, क्योंकि ये था एलाइड किसके साथ, रशिया के साथ, ठीक है। जर्मन इन्वेड्स बेल्जियम टू अटैक फ्रांस। मैंने वहां पर कहा था कि जो बेल्जियम है वो क्या है, वो न्यूट्रल स्टेट है, और ये जो जर्मन है ये इन्वेड करते हैं किसको, बेल्जियम को। तो बेल्जियम खुद को डिफेंड के लिए जंग में कूद पड़ता है। और ये क्यों कूद पड़ता है, ये इट्स ए वेरी अमेजिंग स्टोरी। और ये जर्मनी, याद रखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका फ्रांस का बॉर्डर, ये है जर्मनी का बॉर्डर, सही। तो ये जो जर्मनी है ये सबसे पावरफुल मिलिट्री ताकत थी उस वक्त 1914 में। तो ये जो जर्मनी थी, ये भी सवाल है कि भाई ये जो जर्मनी है यहां से अपने ट्रूप्स को लेकर डायरेक्टली बॉर्डर पर क्यों नहीं जाते, ठीक है। यहां से ये यहां पर आकर यहां पर बेल्जियम, फिर बेल्जियम के अंदर जो है फ्रांस पर अटैक करना, इसकी क्या वजह थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये जो बेल्जियम था ये न्यूट्रल स्टेट था उस वक्त, ठीक है, क्या था, न्यूट्रल स्टेट, सही। नाउ लुक एट हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। सवाल ये है कि ये जो जर्मनी था यहां पर
ये जर्मनी यहां से जाकर इतना लंबा सफर करके बेल्जियम में जाना और बेल्जियम से नीचे आकर फ्रांस में कूद जाना, तो इसका क्या मतलब है? यहां पर नजदीक तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर के पीछे जाए ना। वजह थी उसकी एक प्लान। उस प्लान को तारीख में आप पढ़ सकते, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट श्लेफन प्लान। क्या था वो प्लान? श्लेफन प्लान। श्लेफन प्लान में क्या, मैं erase this guys, you have already written it. Schleffen plan. Okay, I'm not sure here is it F or E. Okay, ये जो श्लेफन प्लान था, let me check it guys. श्लेफन प्लान, please check it. श्लेफन प्लान. Okay, so ये यहां पर उन्होंने एक प्लान बनाई थी जिसको हम कहते हैं श्लेफन प्लान। ये श्लेफन जो है, कार्ल वोन श्लेफन जो है, अल्फ्रेड वोन श्लेफन, सही, अल्फ्रेड वोन श्लेफन जो था, डबल एफ, ओके, डबल एफ ई एन, ये जो श्लेफन, आई ई, ओके, सो अल्फ्रेड वोन श्लेफन, याद रखिए, अल्फ्रेड वोन श्लेफन जो है एक जर्नल था उस वक्त, ठीक है, किसका था? रशिया का, जर्मनी का था वो। यहां पर देख ले, एक स्टोरी को यहां पर समझे, लिसन टू मी, ये बार बार इंसिक्यूज में भी आएगा कि श्लेफन प्लान क्या था। इधर देख ले गाइस, ये जो जर्मनी थी, ठीक है, एक है आपका यहां पर, उसके साथ बॉर्डर है किसका? रशिया का। ये था सीपी, ये था एपी, ठीक है, इसके साथ बॉर्डर किसकी थी? एपी के। तो ये एपी ये भी है, सेपी ये भी है और एपी ये भी है। तो ये आपका हो गया दो दुश्मन के दरमियान, कौन? जर्मनी। तो ये जो कार्ल वोन श्लेफन था वो एक जर्नल था और उन्होंने एक प्लान बनाई जिसको हम कहते हैं द श्लेफन प्लान। श्लेफन प्लान में क्या था? ये जो फ्रांस वाले थे ये बहुत मजबूत थे और अपनी जो सोल्जर्स है, उनकी जो ट्रूप्स है, वो पहले से उन्होंने इस बॉर्डर पर डाल दी थी, पहले से यहां पर बॉर्डर पर उन्होंने क्या की थी? उसको मतलब तैयार की थी कि भाई अगर जर्मनी हमला कर तो बॉर्डर से करेगा ना, तो अगर बॉर्डर से करते तो हमें तैयार होना चाहिए। वी नीड टू we need to what? Be ready, ठीक है। तो ये जो श्लेफन प्लान था उसका क्या थी कि भाई इस तरह है कि यहां पर तो ये मजबूत है, इस बॉर्डर पर हम क्या करते हैं, हम पहले जाते हैं, ये श्लेफन प्लान था गाइस, लुक एट हियर, उनकी दो तीन वजूहत थी। यहां से जो ट्रूप्स है ये हम लेंगे, जितने भी ट्रूप्स हैं उन्होंने दस्ते बनाए थे, ठीक है, मुख्तलिफ यूनिट्स का, कि भाई बेल्जियम को फतह करेंगे, ठीक है, और यहां से सीधा जो है नीचे पेरिस को आके हम क्या करेंगे, उसको कब्जा करेंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। अभी सवाल ये है, सवाल कि जो जर्मनी है ये पहले हमला रशिया पर क्यों नहीं करता, पहले हमला बेल्जियम पर फिर फ्रांस पर। वो कह रहे हैं कि जो रशिया है उस वक्त इकोनॉमिकली ये वीक थी, उस वक्त उनमें यहां पर ज्यादा ट्रेन्स और पटरियां नहीं थे, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा थी फौज का, और यहां पर कि जितना भी रशिया है यहां पर वो बर्फ, मतलब उस पर बर्फबारी ज्यादा होती है। तो लिहाजा ये सोच रहे थे श्लेफन कि भाई ये उन्होंने दो फ्रंट्स बनाए थे, ये था वेस्टर्न फ्रंट, ये था ईस्टर्न फ्रंट जर्मनी का, मतलब ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ फ्रांस था, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ कौन था?
तो ये आपका हो गया ईस्टर्न फ्रंट, ये आपका हो गया वेस्टर्न फ्रंट। तो ये जो श्लेफन है वो कह रहे हैं कि भाई जब रशिया फौज यहां तक ला रहे बॉर्डर तक, तो हम बेल्जियम से फ्रांस को हम पता करेंगे, फ्रांस को की जो आर्मी है उसको हम पेरिश करेंगे, और जल्दी जल्दी ट्रेन में वापस किसको आएंगे? ईस्टर्न फ्रंट को आएंगे, और फिर जो है किसके साथ लड़ेंगे? रशिया के साथ। यह था उनका अपना प्लान। वो अपने रेलवेज पर, वो अपने आर्टिलरीज पर, वो अपने टैंक्स पर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं। वी आर वेरी इफेक्टिव, वी आर वेरी एफिशिएंट, कि हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं श्लेफन प्लान। एक तो ये वजह थी कि बॉर्डर पर नहीं जाते यहां पर ट्रूप्स थे। दूसरी वजह गाइस, ये जो पेरिस है, पेरिस याद रखें, पेरिस के दरमियान जो है, पेरिस ये खासकर तमाम फ्रांस के दरमियान में ज्यादातर रिवर्स है, तो रिवर्स को पार करना ये ट्रूप्स के लिए मुश्किल बनाते हैं। तो लिहाजा ये इतना सफर क्यों करते थे कि बेल्जियम को पार कर उस साइड पर आकर हमें किसके साथ? पेरिस को कब्जा करना चाहिए। फिर वापस यहां से आकर अपने ट्रेन्स में हम क्या करेंगे? ईस्टर्न बॉर्डर को जाएंगे और किसके साथ मुकाबला करेंगे? रशिया के साथ। यह था श्लेफन प्लान। डू यू अंडरस्टैंड? यह श्लेफन प्लान बहुत जबरदस्त था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यह नाकाम हो गई। ये इस तरह हो गए कि वो डायरेक्टली, जो जर्नल्स थे, यूनिट्स थे, उन्होंने डायरेक्टली हमला किया और डायरेक्टली आ गए, और फिर कोशिश की कि हम कहां पर चले गए? रशिया पर। इसका क्या मतलब है कि जो जर्मनी से यहां से ट्रूप्स आ रहे थे, तो यहां पर बेल्जियम के अंदर जब ये चले गए, याद रखे बेल्जियम सबसे क्लोज फ्रेंड, सबसे क्लोज एलाइड था किसका? यूके का। तो यूके गुस्सा हो गए कि भाई ये जो बेल्जियम है, इसके जरिए तो मैं सेंट्रल यूरोप को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो लिहाजा उन्होंने वॉर डिक्लेयर की किस पर? जर्मनी पर। यूके की कूदने की सबसे बड़ी वजह यह थी जंग में। ओके, सो ये जो बेल्जियम था, ये था उसका एक हिस्सा, मतलब एक ट्रेड का सेंटर था किसका? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का। सही। तो यहां से वो चीजों को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने कुछ फोर्सेस भेजी है, जिसको हम कहते हैं बीईएफ, ब्रिटिश एक्सपेजेंट्री फोर्सेस। सही, जो मदद करते थे बेल्जियम फोर्सेस के, ठीक है, ताकि वो जर्मन्स को वहीं तक महदूद कर ले, और ना वो फ्रांस पर हमला कर ले और ना वो इंग्लैंड पर हमला करे। सही। यहां पर एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको दे रहा हूं। ये जो अल्फ्रेड वॉन श्लेफन था, उसका मतलब जो प्लान था वो बहुत कामयाब था, लेकिन कुछ जर्नलों ने उन्होंने उसमें मिलावट की थी, ठीक है। मतलब वो कह रहे थे कि भाई आपको इसी तरह लॉन्ग टर्न लेना चाहिए, तो उन्होंने बेल्जियम पर आकर और सीधा यू टर्न ले लिया। जब यू टर्न ले लिया तो रास्ते में बहुत से मुश्किलात आ गए थे, ठीक है। सो ये यहां पर बेल्जियम पर किसने हमला की? जर्मनी ने, ग्रेट श्लेफन के प्लान के मुताबिक। तो यहां पर मतलब उन्होंने हमले शुरू किए। तो ये जो बेल्जियम था, ये तो न्यूट्रल था, लेकिन वार में कूद गई। से तो लिहाजा बेल्जियम जो है वो एक बफर जोन बन गया। किसके लिए बन गया? जर्मनी के लिए। जो पहली जंग यहां पर हो गई थी वो था बैटल ऑफ, यहां पर जो पहला जंग होता वो था बैटल ऑफ येप्रेस, बैटल ऑफ मान। सही, वो अभी आ रहे बैटल्स आ रहे, ठीक, वो कर रहे हैं। तो यहां पर याद रखे बेल्जियम में, तो बफर जोन का मतलब कि उसको आप थोड़ी देर के लिए रुक लें, ठीक है। एक सवाल ये भी है कि जो यूके है, नीदरलैंड को या तो किसी और फ्रांस को क्यों नहीं सपोर्ट करता था डायरेक्टली? याद रखिए, जो फ्रांस था खुद एक मजबूत ताकतवर मुल्क था,
ये जो बेल्जियम था वीक मुल्क था, तो लिहाजा वो आसानी से अपने तिजारत की चीज़ों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे बहुत कम कीमत में। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं कर सकते। वो तो फ्रांस वाले वो तो कहते थे कि भाई इतना टैक्स हमें दे दे, हम करेंगे, वरना मत करो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको तो ज़रूरत थी, तो लिहाजा ये उसकी बहुत एक क्लोज फ्रेंड था उस वक्त। ठीक है, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो बेल्जियम था उस वक्त, ये उसको जो जर्मन की ट्रूप से उनको क्या करते, रोके जा रहे थे। सही है, ये जो जर्मन की यहां पर जो फौज थी, ठीक है, कोशिश कर रहे थे कि यहां पर ये रुक जाए। फ्रांस भी इसमें मुश्तमिल था, वहां से यूएस अपने बीएफई फौज को भी भेज दिया, तो ये रुकते जा रहा था। ये क्यों रुकते जा रहा था? ये जो यूके था उस वक्त अपने अंदर के लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि भाई आप आ जाए आर्मी में, और इनसे ये जो जर्मन से, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमें गुलाम बनाए और हम पर हुक्मरानी कर ले। तो लिहाजा यूके के साथ उस वक्त इतनी बड़ी फौज नहीं थी, तो वो बेल्जियम को कह रहे थे कि इनको आप थोड़ा रोक ले, मैं नेक्स्ट रिसोर्सेज दूंगा। यहां पर वो तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनकी कुछ कॉलोनी थे, वहां पर फौज थी, लेकिन वह कॉलोनी से फौज वापस लाना, ठीक है, और यहां पर मतलब उनके साथ फिर लड़ना। तो याद रखे कि यहां पर जो जो यूके था वो कोशिश करते कि अपने कॉलोनी से वहां से भी लोग आ जाए और अपने लोग भी तैयार हो जाए। सो दिस वाज, जब ये प्लान जारी था यहां पर। सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो था बैटल ऑफ टेननबर्ग। ये 1914 में किसके दरमियान था? ये है आपका लड़ाई यहां पर हो गई थी, पहले लड़ाई। ठीक है, ये जो जर्मन वाले थे वो अपने प्लान को नाकाम कर चुके थे, क्योंकि रशिया जो था वो बहुत तेज थी, तो लिहाजा वो अपने ट्रूप्स को जर्मन में उसने दाखिल किए। सही, तो लिहाजा यहां पर एक जंग छिड़ गई जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ टेननबर्ग। ये जंग था किसके दरमियान? जर्मन्स के दरमियान और रशियन के दरमियान। हालांकि रशियन कमजोर थे, और रशियंस जो है वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लिहाजा बहुत ज्यादा लॉस इसी इसी बैटल ऑफ टेननबर्ग के ज्यादा लॉसेस जो है वो रशियंस को आ गई थी। सही है, ठीक है। यहां पर जो दूसरा बैटल मैंने लिखा है ये था बैटल ऑफ कोपेरेटो। कोपेरेटो यहां पर देख ले, ये आपका है सीपी, ये आपका है एएच, एलाइड पावर के साथ है ना। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान एएच और इटालियन, यानी इटालियन फोर्सेस और ऑस्ट्रिया हंगरी के फोर्सेस के दरमियान एक जंग छिड़ गई, 2 नंबर यहां पर। ठीक है, इस जंग को हम कहते हैं बैटल ऑफ कोपेरेटो। डिनसेन। सो ये है आपका दूसरा जंग। यहां पर बैटल ऑफ यप्रस, बैटल ये भी 1914 में, सही, 1914 यहां पर जो लाइन आप देखकर बेल्जियम के दरमियान, बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान जो लाइन आप देख रहे बॉर्डर, तो ये जो रेड लाइन मैंने यहां पर खींचा था पहले, याद रखे। यहां पर क्या हो गया कि जो फ्रांस वाले थे, जर्मन अंदर दाखिल हो गए थे। कहां से? बेल्जियम की तरफ से, कुछ बॉर्डर की तरफ से दाखिल हो गए थे, और फ्रांस को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन फ्रांस ने काउंटर अटैक किया और वापस, मतलब उन्होंने पीछे किया उनको। लेकिन यहां पर क्या हो गए, इस लाइन को देख ले, ये लाइन शुरू हो गया, रेड लाइन बेल्जियम से लेकर स्विट्जरलैंड तक, इतनी बड़ी लाइन। यहां पर उन्होंने खंदक को दिए, ट्रेंचेस को दिए। एक तरफ ट्रेंचेस थे किसके? जर्मन्स के, और एक तरफ थे ट्रेंचेस किसके? एलाइड पावर्स के थे। यहां पर इंग्लैंड का भी पोच पड़ा था और ज्यादातर फ्रांस की थी। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर वार शुरू होगी जिसको हम कहते हैं ट्रेंच वॉरफेयर। क्या कहते हैं? ट्रेंचेस वॉरफेयर। ये बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े उन्होंने मतलब बड़े बड़े ड्रेन्स निकाले थे, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेंचेस थे। उस ट्रेंचेस में
मतलब 2-3 ट्रेंचेस होते थे। एक होता था फ्रंट ट्रेंच, दूसरा होता था मिड ट्रेंच और लास्ट वाला बैकल वाला वो रिजर्व ट्रेंच होता था। वहां पर उनके जो थर्ड वाले ट्रेंचेस होते वहां पर उनके कमरे होते थे, वो उस मड में उस छोटे छोटे कमरे वहां पर वो सोते थे। ठीक है, तो यहां पर 3-4 सालों के लिए जंग जारी था। ना फ्रांस वाले आगे आ गए ना जर्मनी वाले आगे आ गए, दोनों अपने ट्रेंचेस में रहने लगे। और यहां पर क्या, ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे से पानी भी जा रही थी, यहां पर रेड्स भी थे, यहां पर गंदगी भी थी, और जितने भी सोल्जर थे वहां पर सोते थे भी, लिहाजा बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियां उनको लग गए। डिनसेन ये जो ट्रेंच वारफेयर था, तो यहां पर 3, 6, 2, 5 यहां पर मैंने वो नंबर लिखे हैं। यहां पर वो जंगे जो है वो लड़े गए थे, ठीक है, ट्रेंच के दरमियान में। ठीक है, इसको हम क्यों ट्रेंच वारफेयर कहते हैं, क्योंकि ये यहां पर नीचे जो है उन्होंने गड्ढे को दिए थे, और वहां पर जर्मनी के थे यहां पर उनके, और बड़े बड़े बार्ब्ड वायर्स उनके मतलब उनके ऊपर लगे हुए थे। सही है, तो ये जो बैटल ऑफ यपरस था ये भी यहां पर हो गया था। बैटल ऑफ यपरस, बैटल ऑफ यपरस 3 थे, एक हो गया था 1915, एक 1916, ठीक है, 1914, 1915 और 1917 बैटल ऑफ यपरस। ठीक है, इसी तरह ये बैटल ऑफ यपरस यहां पर मतलब यहां से शुरू हो गए थे। ठीक है, जो 3 नंबर मैंने पॉइंट किया है बैटल ऑफ यपरस। ठीक है, नेक्स्ट वन है बैटल ऑफ वर्डम। ये क्या है, बैटल ऑफ वर्डम। ये यहां पर देख ले, मैंने 5 लगाया है, यहां पर भी 5 है। यहां पर बैटल ऑफ वर्डम जो है, यहां पर एक पोर्ट था, पोर्ट मतलब दरियाफ्त था, फिर पोर्ट था उस पर। ठीक है, तो ये एक अहम स्ट्रेटेजिक पावर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, किसके लिए, फ्रांस के लिए। तो जर्मन कहते थे कि हम इनको ले ले, और फ्रांस कहते कि हम इनको ले ले, तो वहां पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वर्डम 1916। इसमें भी बहुत से, एक दिन में 38,000 सोल्जर उनसे मारे गए थे, और एक दिन में 38,000 सोल्जर फ्रांस से, लेकिन इक्वल हो गए क्योंकि ट्रेंचेस की वजह से। और ये ट्रेंचेस उन्होंने क्यों बनाई थी, क्योंकि ये पहली जंग था जहां पर आर्टिलरी शेलिंग नहीं, गन शेलिंग का जो शेलिंग करते हैं मतलब गोलियों का, तो यहां पर वो इस्तेमाल हो गए थे ताकि उन गोलियों से वो बचे और सही तहफुज हो जाए, और दुश्मन जो है वो आगे ना आए, और वो इस ट्रेंच से उनको शूट करे। उसी तरह उन्होंने भी ट्रेंचेस बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन वाज बैटल ऑफ सोम। ये जो बैटल ऑफ सोम था ये यहां पर था। सोम इज अ रिवर, छोटा सा रिवर था, ठीक है, फ्रांस में। तो यहां पर उनकी जंग हो गई थी, बैटल ऑफ सोम। तो ये किसके साथ था, जर्मन के, क्योंकि जर्मन का जो ट्रूप्स था, जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। यहां पर हम आ रहे हैं, ठीक है, वो बाद में करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये मुख्तलिफ ये 6 बैटल्स जो है ये बहुत ज्यादा, खासकर ये 7 बैटल ऑफ मान भी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1914 और 1918 में बैटल ऑफ मान हो गया था यहां पर। ठीक है, बैटल ऑफ मान, ये भी फ्रांस में एक जगह है। सही है, नाउ हियर वाज एक बैटल, जो चौथा नंबर ये है बैटल ऑफ गैलापोली कैंपेन। ये गैलापोली वॉर क्या था, याद रख यहां पर, जिसमें मुसलमान शरीक थे, ओटोमन एम्पायर। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये था आपका गैलापोली कैंपेन, ये था आपका सी, ये है आपका सी, मेडिटेरियन सी। सही, क्या हो गया, ये जो सेंट्रल पावर है यहां पर, जो आपका क्या है, इंग्लैंड उधर। सही है, ये इस समंदर के थ्रू क्या करते थे, वो अपने चीजों को ले जाते थे। ठीक है, इस समंदर के थ्रू पर। तो यहां पर उनकी दरमियान क्या लड़ाई चली गई, किसके दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान, ब्रिटेन के दरमियान और तुर्क के दरमियान, तुर्क्स के दरमियान। इसको हम कहते हैं गैलिपोली कैंपेन या गैलिपोली। ये यहां पर एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं गैलिपोली फोर्ट। ठीक है, ये जो बंदरगाह यहां पर उनकी जंग शुरू हो गई। अब ये आते हैं, ये जो जंग हो गई थी किसके दरमियान थी, ब्रिटिश के दरमियान और तुर्क में। ये जो तुर्क्स थे उन्होंने इस रास्ते को बंद किया था ताकि यहां पर ये भी समंदर है, ताकि यहां पर रिसोर्सेज जो है, कॉलोनियस की जो रिसोर्सेज है वो ब्रिटेन को क्या कहे, वहां पर वो ना जाए। सही है, उनको ब्लॉक किया था, तो लिहाजा ब्रिटेन ने उस पर, क्योंकि ये तो ये सेंट्रल पावर के साथ था ना, तो लिहाजा यहां पर उसकी वजह से जंग शुरू हो गई। डू यू अंडरस्टैंड। अब आते यहां पर जो सी है, ये सब जो है यहां पर सी है। ठीक है,
इस सी में ब्रिटेन की भी फोर्सेस थे। ये जो सी आप देख रहे हैं यहां पर, ये सब सी है, ये भी सी है, ये सब ओशन है, ठीक, मुख्तलिफ ओशन है। तो यहां पर क्या हो रहा था, ये जितने भी मुमालिक थे, ठीक है, जितने भी मुमालिक हैं उस वक्त, सो दिस इज लुक एट हियर, यहां पर क्या हो गया कि ये अमेरिका क्यों शामिल हो गया वार में, दिस इज अ क्वेश्चन। जिस तरह लैंड पर जंग जारी थी, इसी तरह जितने भी यहां पर रिवर्स है और ओशंस है, वहां पर भी जंग जारी थी शिप्स के दरमियान में। ज्यादातर मुकाबला किसका था, जर्मन शिप्स और ब्रिटेन शिप्स, ठीक है, दोनों के दरमियान था। जर्मन पहले बार उन्होंने यू बोट्स इस्तेमाल किए थे। क्या इस्तेमाल किए थे, यू बोट्स। यू बोट्स क्या है, यहां पर देख ले, ये है आपका यूके से, ये है आपका जर्मनी, ठीक है। लुक एट टू द मैप, दिस वन है, लुक एट टू द मैप प्लीज। सो ये जो इनके दरमियान में ओशन है, सही है, तो यहां पर जंग बहुत ज्यादा चढ़ी थी, मेडिटेरियन में भी, ब्लैक सी में भी, सही है, वो आ रहा है, वो इंशाल्लाह ओशन में फिर हम करेंगे। सो नाउ यहां पर क्या चढ़ी थी, जंग चढ़ी थी, इन दोनों के दरमियान मतलब क्या था, लड़ाई जारी थी, ठीक है। ये जो जर्मन्स थे, इनके साथ यू बोट्स थे, जिसको अब आजकल हम कहते हैं सबमरीन्स, और ये नहीं थी किसी और मुल्क के साथ। तो ये बहुत कामयाब होते जा रहे थे यू बोट्स के जरिए से। कौन, ये जो जर्मन्स है, और पावरफुल मिलिट्री भी था, तो लिहाजा बहुत बड़ी शिकस्त पड़ी किसको, ओटोमन एम्पायर को और इंग्लैंड को। ये जो जर्मन्स है, जर्मन्स ब्रिटिश वाले के साथ, ओटोमन एम्पायर वाले के साथ इनमें बड़े बड़े शिप्स नहीं थे, और ब्रिटेन वाले के साथ, तो ब्रिटेन ने शिकस्त दी किसको, ओटोमन एम्पायर को, और जर्मन ने उसी वाटर में किसको शिकस्त दी, ब्रिटेन को, ठीक है। एक और चीज था, ब्रिटेन जर्मन्स ने क्लियर कट ऐलान किया था कि भाई जो शिप अप्रोच करता है इंग्लैंड को, यानी इंग्लैंड के टेरिटरी में आ रहा है, उसको बस मारो, कि वो चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, शिप जो है। तो इसी में एक शिप आ रहा था, और वो शिप कहा किसका था, वो था आपकी अमेरिका का। वो जा रहा था कहां पर, इंग्लैंड पर। उस शिप का नाम था लुसिटीनिया। इस शिप में 700 अमेरिकन थे और 1200 और सोल्जर, मतलब पैसेंजर्स थे। ये था एक ट्रेड वाला शिप, जिसमें तिजारत वाले लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वहां पर मतलब जा रही थी, तो लिहाजा ये जो जर्मन है वो सोचने लगे कि ये भी दुश्मन का शिप है, लिहाजा उन्होंने उसको मारा और ये तबाह हो गई। तो इसी में 700 अमेरिकन एक ही दिन में मारे गए। डू यू अंडरस्टैंड? ये 6 दिसंबर, ठीक है, 1916 में हुई थी। 6 दिसंबर 1916 में, ओके। तो वुडरो विल्सन जो है वो कांग्रेस से मतलब इजाजत लेना चाहिए कि हम इसमें मतलब कूद जाए इस वार में, और ताकि ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक ये वजह थी लुसिटीनिया की डूबने का। दूसरी वजह ये थी कि जो अमेरिका था ये सप्लाई दे रहा था एलाइड फोर्सेस को, और अमेरिका जो है याद रखे ये इसी दौरान जो है वर्ल्ड वार 1 जो है ये काज बन गई है वर्ल्ड वार 2 का, क्योंकि यहां पर जो एलाइड फोर्सेस थे ये कर्ज ले रहे थे। इंग्लैंड कर्ज ले रहा था अमेरिका से, फ्रांस कर्ज ले रहा था अमेरिका से अपने असलहा और अपनी चीज, क्योंकि वो तो जंग में कूद पड़े थे, और अमेरिका अपनी चीजों को भी बेच रहा था, साथ में कर्ज पैसे भी दे रहा था। तो अमेरिका जो है वो डर गई कि ऐसा ना हो कि ये जो जर्मन से, ये जो सेंट्रल पावर से उनको क्या कर ले, उनको कब्जा कर ले, उनको डिफीट दे दे, और मेरे पैसे भी साथ में डूब जाए, और मेरे जितने भी कर्ज है वो भी डूब जाए, और साथ में ये बाना था लुसिटीना का भी। तो ये दो वजह थे जो 7 अप्रैल 1917 में अमेरिका जंग में कूद पड़ी। इस जंग में, ओके, इस जंग में क्या हुआ, टोटल डेथ
हो गए 17 मिलियन। कितने? 17 मिलियन। 20 मिलियन लोग जख्मी हो गए थे। मिलिट्री 10 मिलियन लोग मारे गए थे, मिलिट्री सोल्जर्स। सिविलियन 7 मिलियन मारे गए थे इसमें, ठीक है। एलाइड पावर के 6 मिलियन लोग जो है क्या थे, एलाइड पावर के, वो मारे गए थे। सीपी सेंट्रल पावर के 4 मिलियन लोग मारे गए थे इसी जंग में, ठीक है। 17 मिलियन, आप सुन, 17 मिलियन, ठीक है। सो इट्स अ बिग रेशो। ऐसे भी लोग हैं जो लॉस्ट हो गए। वो अमेरिकन एनालिसिस इंडेक्स के मुताबिक जो है ऐसे 4 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी वजूद का भी पता नहीं चलता। अल्लाह का उनका रिकॉर्ड, उनका वो सब चीजें थे, लेकिन उसकी कोई वजूद की पता नहीं चलती इस वार में, ठीक है। सो यहां पर देख ले, एक फार्मूला मैंने बनाया। सबसे ज्यादा लॉस्ट रशिया को हो गई थी सोल्जर्स की, फिर जर्मनी को, फिर फ्रांस को, फिर ब्रिटेन को, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी को, फिर इंडिया को, फिर ये हो गया आपका इटली को, फिर ये हो गया आपका तुर्की, फिर हो गया रशिया, फिर हो गया यूएसए। सबसे ज्यादा कम सोल्जर्स मारे गए थे किसके? यूएसए के। यहां पर जब ये जंग खत्म हो गई, कहा खत्म हो गया? वुडरो विल्सन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, और उनकी और भी मतलब जितने भी बड़े बड़े मतलब प्रेसिडेंट्स थे उस वक्त, वो मीटिंग करने लगे। और जर्मनी को इसी जंग में जो सेंट्रल पावर्स थे वो डिफीट हो गए। क्यों डिफीट हो गए? सबसे पहले याद रखे, रशिया जो है सबसे पहले उन्होंने शिकस्त खाई। जंग के दूसरी साल रशिया ने हार मानी कि भाई मुझे नहीं करना है बस। क्योंकि एक वजह थी रशिया इकोनॉमिकली वीक थी, दूसरी वहां पर किल्लत होगी क्योंकि वहां पर तो कम्युनिज्म सिस्टम था, फूड और सप्लाई सोल्जर्स को जा रही थी, तो वहां पर लोग मर रहे थे। तो वहां पर बुल्शिक एक रिवोल्यूशन शुरू हो गई, जिस वजह से वहां पर जो नया प्रेसिडेंट आ गया, जो नया लीडर आ गया, उन्होंने हार मानी कि भाई हमें अभी जंग नहीं करना है और, ठीक है। साथ में जर्मनी को ज्यादा मतलब जर्मनी हार नहीं मानता था, लेकिन जब अमेरिका कूद पड़ा तो अमेरिका की जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, जो टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी एज कंपेयर टू द जर्मन। अल्लाह का जर्मन इस सबसे ज्यादा पावरफुल था। ये जर्मन था जिन्होंने बेल्जियम में सबसे पहले पॉइजन गैस इस्तेमाल की थी। ये जर्मन था जिन्होंने सबसे पहले आर्टिलरी शेलिंग, ये जो ट्रेंचेस थे, और ये ट्रेंचेस उन्होंने क्यों बनाए थे? क्योंकि जर्मन तो आर्टिलरी शूटिंग ये फायरिंग करते थे 400 और 1000 और 200 गोलियों का। तो ये जर्मन था जिन्होंने पहले टैंक्स इस्तेमाल किए, जर्मन था जिन्होंने यू बोट्स बनाए थे, सबमरीन्स। लेकिन शिकत किस तरह उन्होंने कही? ये उनकी जर्मन्स की जो श्लेफन प्लान था, असल में वो फेल हो गया था। श्लेफन प्लान था लॉन्ग टर्म लेना। ये जो बेल्जियम को ये आ गए तो फिर यू टर्न उन्होंने मारी, यू टर्न इसी तरह डायरेक्टली। तो आप तो बहुत ज्यादा मसले उनको क्या, बहुत ज्यादा मसले उनके आपस में आ गए, सही है। तो शिकस्त इसी जंग में किसने खाई? सेंट्रल पावर्स ने। सेंट्रल पावर्स की डिफीट हो गई। इंशाल्लाह इनके दरमियान फिर एक मीटिंग हो गया, एक ट्रीटी हो गई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। इसी ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की बुनियाद पर लीग ऑफ नेशन वजूद में आ गया, LON, लीग ऑफ नेशन। उसको याद कर, ये यूनाइटेड नेशन का एक फॉर्म था उस वक्त, बाद में UN आ गया, सही है। ये लीग ऑफ नेशन रेगुलेट करता था, और वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स मतलब उन्होंने रख दिए कि ये ट्रीटी जो है इसी पर हम काम करेंगे, ठीक है। और याद रखिए इसी ट्रीटी में सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जर्मनी को। जर्मनी को कहा कि फसाद आपसे शुरू हो गई और आप जो है अभी इसको रिपेट्रेशन भी भरने होंगे। तो जर्मनी पर उस वक्त 32 बिलियन रुपीस रखे गए थे। वो कल कहेंगे वैसे इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स हो गए। ओटोमन एम्पायर भी, उसका भी फॉल हो गया। ओटोमन एम्पायर के जितने भी इलाके थे उस वक्त यहाँ पर, वो भी उनसे ले गए, सही है।
जर्मनी से बड़े बड़े अल्फ अल्फ अल अल्सेक लोरेन जो प्रोविंसेस थे वो भी मतलब उन्होंने वापस दिए फ्रांस को, ठीक है। बहुत से चीज़ें चेंजेस आ गए, इटली को आज़ादी मिल गई, ठीक है। वो आ रहे हैं किस तरह वो आज़ादी मिल गई, किस तरह वो एक मतलब एक इंटरनेशनल स्टेट बन गया, सही है। वो सब इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? सर ये कह रहे कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, साथ में रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया। जी जी। तो यहाँ पे तो हमने इसकी जिक्र भी नहीं किया, सारा मसला तो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान। सर ये बहुत दूर भी है, ये याद रखिए, आपको पता है सबसे पहले एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। ये जब आप रील में देख लेंगे आपको पता चले, तो मैंने वैसे हाथ पर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इनके दरमियान में याद रखें एक चीज़ है, सबसे पहले AH ने किस पर हमला किया था? सर्बिया पर। तो सर्बिया को रशिया ने क्या दिए? ट्रूप्स दिए, सही, वो तो हमने किए थे ना। जब ट्रूप्स दिए गए, किसको दिए गए? रशिया को। तो ये जो सर्बिया को, ये जो AH था ऑस्ट्रिया हंगरी, उसने जर्मनी से कहा था कि आप तो मेरे लड़ो, मेरे लिए क्या करते हो। आपको पता है 5 अगस्त में, 5 अगस्त 1914, 5 अगस्त 1914 जर्मनी ने एक ब्लैंक चेक दिया। AH कह रहे थे कि भाई मैं तो जंग को जा रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप ना आए। वो कह रहे कि भाई ये ब्लैंक चेक ले लो, जितने पैसे लिख लो, मैं जिम्मेदार हूं, मैं पीछे आ रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। डिनसेन, तो इनको ब्लैंक चेक मिल गया। किसको ब्लैंक चेक मिल गया? ऑस्ट्रिया हंगरी को। किसकी तरफ से? जर्मनी की तरफ से, ठीक है। जर्मनी तो पहले से उन्होंने, आपको पता है ये जो श्लेफन प्लान था ये 1907 में बनाई गई थी, 907 में श्लेफन प्लान, कि भाई क्या करना है, ऊपर से तो रशिया को भी मारना है, नीचे से फ्रांस को भी मारना है। तो ईस्टर्न जो वेस्टर्न की जो फ्रंट्स वार्स थे, ये तो पहले से जर्मनी तैयार था जंग में कूदने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जब ये रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट की, ठीक है, सर्बिया को सपोर्ट की, तो जर्मनी तो पहले से रशिया को गुस्सा था, लिहाजा जर्मनी ने अपने श्लेफन प्लान को क्या किया? एग्जीक्यूट किया। किस क्या श्लेफन प्लान को एग्जीक्यूट किया, और यहां पर वो बेल्जियम की तरफ क्या कर रहे थे? आ रहे थे। और यूके क्यों कूद गया? यूके बेल्जियम की वजह से। और सर ये सर्बिया फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने उसको कब्जा किया कि इसका क्या हो गया? किसका? यहाँ पे वो ये जंग चढ़ गई ना। यहां पर याद रखिए, ये जो AH ऑस्ट्रिया है और ये इनके दरमियान जंग चढ़ने लगे, सही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पाउडर किक तक यहां पर शुरू हो गया था। असल तो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं, ये जो बड़े बड़े पावर है, ये तो बहाना ढूंढ रहे थे। ये तो नेशनलिस्टिक अप्रोच थी कि भाई जंग को जाओ, तरक्की करोगे, ठीक है। बाद में जब नुकसान तो इनकी वजह से डिजीज आ गए, लॉसेस हो गए, वो तो कल इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे। जब ये हो गया तो सर्बिया पर उन्होंने अटैक की, लेकिन यहां पर तो जंग थी, लेकिन इस जंग का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुल्क तक, छोटा सा मुल्क था, चाहे उसने मतलब कब्जा किया, लेकिन असल में तो बड़े बड़े मगरमच्छ इधर बैठे हैं भाई। और सर साथ में ये कि ये गलती तो रशिया ने की, हम जर्मनी को क्यों कसूरवार ठहराए हैं सर? सो हियर इज स्टार्ट तो रशिया ने लिया। तो ये जो जर्मनी था, ये तो 1907 से प्लानिंग बना रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई वी आर द बेस्ट। और ये याद रखे, मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर किधर है, 8.7 मिलियन सोल्जर्स थे उस वक्त। किसका? जर्मनी का। सबसे पावरफुल मिलिट्री था। तो ये जो आपस की जो और मगरमच्छ, वो तो इनसे डर रहे थे। अब एक पिक्चर भी थी, जिस तरह मैंने वो पोस्टर बनाई थी उस वक्त, एक पिक्चर था, ये है आपका, एक बंदा इधर खड़ा है सर्कल में, ये सर्कल है, ठीक है, ये इधर खड़ा है, ये आपका हो गया AH, ये आपका हो गया फ्रांस, ये आपका हो गया इंग्लैंड। इसी तरह एक सर्कल में खड़े थे मुख्तलिफ वाले, तो दरमियान में एक बड़ा बाप खड़ा था, और वो था जर्मनी। तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो जर्मनी है, ये हम पर रोल करेंगे, लिहाजा पहले से वो डरते थे इससे। डिनसेन उसी वक्त ये पोस्टर, मतलब उस वक्त। सर ये लास्ट में जो आपने कहा कि रशिया ने भी हाथ
वो भी चला गया। जी जी और फ्रांस ऑलरेडी जर्मनी से के साथ वो यस जंग यस। में था, तो फिर डिफीट इसको क्यों हुई सर, सेंट्रल पावर को किस तरह हुई सर लास्ट में? लिसन टू मी, अमेरिका क्या एक और चीज, जब अमेरिका की कूद पड़े सही है, तो जर्मन के आपस की जर्नल में ये श्लेफन को बदनाम कर दे कि भैया आपका प्लान नाकाम हो गया, तो श्लेफन डायरेक्टली जो है 1914 में उन्होंने रिजाइन भी दी थी। ठीक है, उनकी दरमियान में मतलब वो सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत थी। लेकिन याद रखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ब्रिटेन था ये तो नेचुरल रिसोर्सेस की कंट्री थी। ठीक है, तो इनके यहां पर जो कॉलोनीज थे उस वक्त वहां पर भी जंग छिड़ गई थी। तो जिस तरह ब्रिटेन मजबूत था वहां पर कॉलोनी में भी वो मजबूत था, तो वहां पर उन्होंने कॉलोनी को कब्जा किए। ठीक है, यहां पर जितने भी जर्मन थे, एक और चीज याद रखे, ये श्लेफन की सबसे बड़ी नाकामी क्या थी कि भाई यहां पर इधर देख ले, यहां पर जर्मनी 2400-2800 किलोमीटर पार करके बेल्जियम से फिर 2800 किलोमीटर पार करके कहां पर आ गए, फ्रांस। फिर फ्रांस से अपने कंट्री को वापस जाकर फिर ट्रेन में सवार होकर फिर विश्रमण, तो रास्ते में ये लोग हार मान गए कि भाई ये क्या करे कि आप इस तरह कर ले कि आपको मैं 50,000 फौज देता हूं कि अफगानिस्तान जाए, फिर कजाकिस्तान आ जाओ, फिर उसी साइड से आ जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो रिसोर्सेस थे, ये जो उनकी दरमियान में वो जो यूनिटी थी वो भी नहीं बच गई। एक और चीज है वो हम करेंगे इसी तरह था कि जर्मनी चाहता था, इंग्लैंड चाहता था कि भाई अमेरिका भी इस वार में कूद जाए, तो जर्मन ने खत लिखा मैक्सिको कि भाई अपनी आजादी ले ले अमेरिका से, खत लिखा था सही। ठीक है, तो ये टेलीग्राम जो है किसने एडिट की, ये टेलीग्राम एडिट की यूके ने फिर अमेरिका को सेंड किया। उसमें ये एडिटिंग की कि जर्मन कह रहे कि हम ट्रूप्स भेज रहे हैं मेक्सिको को, और मेक्सिको तैयार हो जाए और हमला कर ले। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से वो कूद पड़ी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये बहुत से और भी स्टोरीज हैं जी। अमेरिका इतना पावरफुल रिसोर्सेज पर किस तरह था, इसका कोई जिक्र नहीं किया जिस तरह जर्मनी का था और फ्रांस का था इससे पहले। नहीं, वो तो असल में ये इस वार में तो थी नहीं, अभी जब आ रही है तो करेंगे ना। स्टार्ट में सप्लाई भी दे रहा था। पैसे भी दे रहे थे सर। लिसन टू मी, इसी वजह से तो लिसन टू मी, वहां पर जब मिलिटरिज्म चालू था वहां पर वो इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क बन रहा था। आजादी तो उसने पहले से ली थी, वो तो बाद में करेंगे अमेरिका की हिस्ट्री में जब आएगा। ठीक है, अमेरिका एक नया पावरफुल मुल्क था। ठीक है, रिसोर्सेज उनके ज्यादा थे, बड़ी जजीरा थी। ठीक है, दूसरी बात ये तो कॉलोनियल पावर से उसने आजादी ली थी। और सबसे अहम चीज ये है कि उस वक्त अमेरिका में, इससे पहले अभी आ रहा है वो, जब हम इंटरनेशनल लॉ करेंगे उसकी जो फाइनेंस, आपकी फाइनेंस का सेंटर उस वक्त कौन सा जगह था, अमेरिका था। ठीक है, और अमेरिका साथ में कर्ज भी दे रहे थे और चीजों को भी दे रहा था। ये पहली बार आपकी करेंसी कौन सी थी, डॉलर थी। वो जब हम करेंगे करेंसी में जब हम आ जाएंगे, सही है। तो इसी वक्त से अमेरिका लोगों को पैसे कर्ज देते थे। कैपिटलिज्म तो भी अमेरिका से शुरू हो गई थी, ये तो कैपिटलिज्म के नाम भी नहीं जानते थे। अमेरिका कहे कि भाई मैं तो जर्मनी को 10 पाउंड देता हूं, लेकिन उसके एवज में मुझे मतलब 1 साल बाद 14 पाउंड देंगे। ये जो कैपिटलिस्ट की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, वो तो अमेरिका से ही शुरू हो गई थी। ये लोग तो कैपिटलिस्ट को नहीं जानते थे। ये तो कैपिटलिस्ट ऊपर से कम्युनिस्ट का वार था रशिया से, और नीचे से अमेरिका का। ये जो जंग चढ़ गई ये भी कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म की वजह से थी। लेकिन असल में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का वार असल में है वो है वर्ल्ड वार 2। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जर्मनी को कसूरवार ठहराया गया। जर्मनी को मतलब रिपेट्रेशन के लिए बहुत से बड़ी पैसे उनसे ले गए। 10 साल के लिए जर्मनी के जो तारकोल की इंडस्ट्रीज है और जितने भी ज़खायर है कोल्स का, तारकोल का, वो सब किसने कब्जा की, फ्रांस ने। और फ्रांस कहते हैं कि मैं इससे अपने पैसे पूरा करूंगा, अपने नुकसान पूरा करूंगा। सही है, बहुत से मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो गई थी जर्मनी। और ये फिर जर्मनी था जो दोबारा वर्ल्ड वार 1 इसकी वजह से शुरू हो गई थी। सी वर्ल्ड वार 2, सॉरी, दैट्स ऑल।